नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संघर्ष। हरीश फौज में नौकरी करता है। हरीश अपनी छुट्टी ख़त्म होने पर अपने परिवार को साथ में लेकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा है। उसे दिल्ली होते हुए शिमला तक जाना है। हरीश अपनी फौजी यूनिफॉर्म में होने के कारण सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह फौज में नौकरी करता है। यही कोई 30-32 साल का नौजवान है। साथ में उसकी पत्नी स्वाति और 2 बच्चे भी हैं। वहाँ पर ट्रेन में एक और परिवार है, जो केवल पति पत्नी हैं। लगभग 27-28 साल का नौजवान और उसकी पत्नी, बस 2 ही हैं। साथ में उनके कोई बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जरूर नवविवाहित दंपत्ति होंगे। परंतु अश्विनी बगैर यूनिफॉर्म में सफ़र कर रहा है, जो अक्सर होता है। जानकारी के बाद पता चला कि वैसे तो नियम यही कहता है कि रास्ते में सफ़र करते वक्त सभी फौजी लोग अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही सफ़र करेंगे, परंतु कोई कोई नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। अक्सर लोग अपनी सुविधा के अनुसार कपड़े पहनकर सफ़र करते हैं। ऐसे तो यूनिफॉर्म पहनकर सफ़र करने के पीछे बहुत से तर्क हैं कि लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं तथा अपनी सेफ्टी के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि यह लोग हमेशा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही सफ़र करें। अश्विनी और उसकी पत्नी तनिष्का के वार्तालाप में से बहुत ही सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी नई नई शादी भी हुई हो, पर शादी हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी गोद में अब तक कोई बच्चे नहीं हैं। रात के समय ट्रेन हावड़ा स्टेशन से छूटकर दिल्ली होते हुए आगे की ओर निकल जाएगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्थल की ओर चल पड़ी। रात का समय था। स्लीपर कोच में मेरे सामने की ओर यह दोनों परिवार तथा और भी बहुत से यात्री जो दूर से आए हैं और साथ में रात का खाना भी लेकर आए हैं और अपना अपना खाना खाकर चादर ओढ़कर सो गए, जो अक्सर होता है। बहुत से परिवार वाले ऐसे भी होते हैं जो हावड़ा स्टेशन के नज़दीक के होते हैं तो शाम का खाना खाकर ही अपने घर से निकलते हैं। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर से निकलने के पश्चात लगभग 70-80 किलोमीटर या तो 100-200 किलोमीटर की दूरी तय करके हावड़ा स्टेशन में पहुंचना होता है। ऐसे में यह लोग अपने लंबे सफ़र की सारी ज़रूरतों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं और ट्रेन में चढ़ने के बाद जब ट्रेन चलना शुरू करती है तब खाना वगैरह खाकर सो जाते हैं। अक्सर स्लीपर कोच में 6-6 सीट वाली एक एक खुली कैबिन की तरह होती है, जिसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे 3-3 सीटें होती हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें 6 जने आराम से सो जाते हैं। अगर किसी के साथ छोटे बच्चे होते हैं तो यह अपने बच्चों को भी बगल में सुला लेते हैं। हरीश और उसकी पत्नी स्वाति एक एक बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं। रात किसी भी तरह बीत गई तो सुबह 5 बजे से ही नए नए यात्री ट्रेन में चढ़ने लगे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से ट्रेन में भीड़ बढ़ने लगी। अधिकतर मध्यम उम्र के लोग, जिनको अपने 2-3 घंटे का लंबा सफ़र तय करके ड्यूटी पर जाना होता है, यह लोग ट्रेन में चढ़ते ही कोई एक सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए बैठ जाते हैं और अपने में संयम बरतते हुए अपना सफ़र तय करके अपने गंतव्य स्थल आने पर उतर जाते हैं। पर उनके लिए अलग से सीट का बंदोबस्त नहीं होता ना। ऐसे में लंबी दूरी के वही यात्री जो सो रहे हैं उनके ही बगल में बैठकर समय बिताते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे ट्रेन में भीड़ बढ़ती गई। यह तो रोज़ का नियम है। एक तरफ जहां चाय नाश्ता लेकर हॉकर्स लोग ट्रेन में चढ़ते जा रहे हैं, वहीं लोकल यात्रियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, जो एक रूटीन सी प्रक्रिया है। साथ में कोई भिखारी तथा कोई ऐसे भी हैं जो पूरे डिब्बे में अपनी तरफ से झाड़ू लगाकर सभी से 2-4-10 रुपया लेकर अपनी रोज़ की रोजी रोटी की जुगाड़ में रहते हैं। इस बीच में बहुत से ऐसे लोग भी चढ़ जाते हैं जो मौका पाते ही अपने हाथ की सफाई का कमाल दिखाते हुए
यात्रियों के माल पार करके ले जाते हैं। अर्थात सभी लोग अपनी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में रहते हैं। बीच में टिकट चेकर भी आते और अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोकल लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। ट्रेन हर एक स्टेशन पर रुकते हुए चलती है, तो एक तरफ जहां लोकल यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधा हो जाती है, ऐसे में मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। ऐसे में लोग जो लंबी दूरी की यात्रा करने हेतु 2-4 महीने पहले अग्रिम सीट रिजर्वेशन करते हुए यात्रा की कोशिश करते हैं, उनकी यात्रा उतनी सुखदायक नहीं रहती जितनी की उम्मीद करते हैं। पूरी परिस्थितियों को कुछ शब्दों के जरिए वर्णन करते हुए किसी को समझा पाना बहुत ही कठिन है। जो लोग कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों में सफ़र नहीं किए होंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, हरीश और उसकी पत्नी स्वाति के साथ साथ उनके बच्चे भी उठ गए। इधर अश्विनी और उसकी पत्नी तनिष्का भी उठ गई। अब लोकल यात्रियों की भीड़ के बीच में ट्रेन में सफ़र कर रहे सभी लोगों को सुबह का नित्य काम भी निपटाना होगा। बाथरूम, टॉयलेट की तो ऐसी दुर्दशा है जो अपने लफ्ज़ों में वर्णन नहीं कर सकते। हरीश कहें या अश्विनी, उनकी तो ऐसी अवस्था में चलने की आदत सी है। और हरीश की पत्नी स्वाति को भी। वह कहती है, हम तो कई बार अपने बच्चों के साथ चले हैं, हमें तो आदत सी पड़ गई है। परंतु अश्विनी की पत्नी तनिष्का को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, अतः उसे बहुत मुश्किल हो रही है। ऊपर से वह पहली बार घर से इतनी लंबी दूरी के लिए निकली है। ऐसी छोटी सी कोठरी की तरह लगभग 8 फीट बाई 6 फीट की जगह पर 10-12 व्यक्तियों के बीच में उसे बहुत ही अटपटा सा लग रहा है। ऊपर से इतनी भीड़ के बीच में उसे टॉयलेट वगैरह में जाना होगा, सोचकर वह अपने आप में बहुत ही भयभीत हो रही है। ऐसे में हरीश की पत्नी स्वाति उसे काफ़ी मदद करती है और धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच में एक आत्मीयता जैसी घनिष्ठता बढ़ती चली गई और आपस में बहुत सी गपशप करते रहे। हरीश की 4 वर्षीय बेटी, जो बहुत ही चंचल है, वह छोटी सी जगह पर रुकने के बजाय अगल बगल वाले लोगों के पास जाकर बतियाने लगी। साक्षी छोटी बच्ची होने के साथ साथ खूबसूरत तथा चंचल होने के कारण सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती चली जा रही है। ऐसे में सभी लोग उसे अपने पास बुलाकर बहुत सी बातें करने की फिराक में लगे रहे, जो उसकी माँ स्वाति को बहुत अच्छा लगने लगा तथा समय के साथ साथ सभी लोग अपने अगल बगल वाले यात्रियों के साथ घुल मिल गए। हमारे विशाल बड़े देश में पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से राजधानी दिल्ली की ओर जो कोई भी ट्रेन जाएगी तो उसे आम तौर पर ऐसी जगह के बीच से होकर गुजरना होता है, जो सबको मालूम है। ऐसी बहुत से दूरगामी ट्रेनें हैं, कुछ तो कोलकाता से चलकर दिल्ली होते हुए आगे की ओर निकल जाती है, तो कुछ आराम से चलकर दिल्ली की ओर आते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर निकल जाती है। अक्सर दूरगामी ट्रेन में सफ़र करना सुखदायक होगा कह नहीं सकते। अगर स्लीपर या एसी में रिजर्वेशन मिल गया तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। अगर रिजर्वेशन नहीं मिला और जनरल डिब्बे में सफ़र करना हो तो क्या कहना, बहुत ही दुखदायक होता है, जो जीवन भर याद रहता है, क्योंकि उसमें जितनी सीट है उससे कई गुना ज़्यादा यात्री होते हैं और एकदम से खचाखच भरी होती है और उसमें कुछ अलग आनंद भी है। समय समय पर जब अलग अलग स्टेशन से अलग अलग हॉकर्स चढ़ते हैं और अपने अलग अलग अंदाज में गले से सुर निकालते हैं और अपने सामान बेचते हैं। कोई ऐसे भी नुक्कड़ नाटक वाले होते हैं जो अपने मटके या किसी डिब्बे को अपने गले की सुर और ताल के साथ बजाते हुए बहुत सुरीले अंदाज में गाना गाते हुए भिक्षा मांगते हैं, जो आमतौर पर स्लीपर के डिब्बे में कम होते हैं और एसी में तो बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ सकते। जनरल डिब्बों की हालत तो ऐसी हो जाती है
कि उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि एक गोदाम में तीतर बीतर करके सारे गेहूं चावल के बोरे ठूंस ठूंस कर रखे हुए हैं। अगर उनके बीच में कोई एक चीनी का बोरा रखा हो तो उसे निकाल पाना बेहद मुश्किल होगा, पर सफ़र तो करना होगा ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कभी बाथरूम में जाना होता है तो यह ऊपर ऊपर से ही बंदरों की तरह बाथरूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाथरूम के पास तो ऐसी हालत होती है जो आमतौर पर हमें किसी खटाल में देखने को मिलती है। मुश्किल तो तब होती है जब किसी महिला को टॉयलेट में जाना होता है। ऐसे तो स्लीपर के डिब्बे में रिजर्वेशन मिल पाना बहुत ही सौभाग्य के रूप में माना जाता था, जो आज भी है। और एसी में रिजर्वेशन की बात क्या करें, उसमें तो हमेशा पैसे वाले ही रिजर्वेशन करवाते हैं और सफ़र का आनंद लेते हैं। हरीश और अश्विनी की सीटों के बगल में गली में मेरी सीट है। धीरे धीरे पता चला कि उस केबिन में और भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं यह सभी लोग फौजी हैं, पर उनके साथ उनके परिवार नहीं हैं। मेरे बगल वाली सीट पर कुछ और भी फौजी लोग हैं जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उन फौजियों में से कोई तो अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो कुछ सिविल ड्रेस में हैं। जब कभी कोई लोग ट्रेन में सफ़र करते तो भला ही सभी लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं, पर वहीं 25-30 घंटे के लिए सभी अपने मित्र तथा परिवार वाले लगते हैं। सभी लोग आपस में बहुत सी बातें करते हैं तथा इतना घुल मिल जाते हैं कि मानो यह सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी अपने अपने घर से लाए टिफ़िन के डिब्बे निकालकर जब खाना खाते तो एक दूसरे को बांट कर खाते हैं। हालांकि कोई कोई ऐसा नहीं करते, पर गपशप तो खूब करते हैं। कोई तो अपने बीते दिनों की बातें याद करते हुए, तो कोई अपने घर की, गांव की, तो कोई आने वाले कल को लेकर बहुत से सपनों की चर्चा करते हुए लंबे सफ़र को तय करते हैं। एक छोटी जगह पर लंबे समय तक बैठे बैठे या लेटकर बहुत सी सुख दुख की कहानियाँ एक दूसरे को साझा करते हुए यात्रा करते हैं। अगर ऐसा न होता तो वह क्षण और भी लंबे तथा किसी कैद खाने से कम नहीं होते। समय के साथ साथ हरीश और अश्विनी के परिवार तथा स्वाति के बच्चे लोग भी सभी से घुल मिल गए। वह ज़माना कुछ ऐसा था कि स्लीपर कोच में हमें रिजर्वेशन तो मिल जाते, पर दिन के समय में, अर्थात कह सकते हैं कि सुबह 5 बजे से ही उसमें अलग अलग स्टेशन से अलग अलग यात्री चढ़ जाते और कुछ दूरी चलने के पश्चात उतर जाते। फिर नए लोग चढ़ते हैं और कुछ दूरी का सफ़र तय करते हुए उतर जाते हैं। यह सिलसिला लगभग रात को 11 बजे तक चलता रहता है। ऐसे में रिजर्वेशन डिब्बे में जो लोग लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं उन्हें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि लोकल यात्रियों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हुड़दंग मचाते हैं, ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। उनमें बहुत सी किस्म के लोग होते हैं, साधारण से ड्यूटी में जाने वाले, कॉलेज के स्टूडेंट तथा दुष्ट प्रकृति वाले लोग भी होते हैं। ऐसे में उनसे बचकर सफ़र करना होता है। ऐसे में लंबी दूरी के यात्रियों को कभी कभी तो बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसी अवस्था रोज़ की कहानियाँ हैं जो सभी ट्रेनों में तथा सभी यात्रियों के साथ होती है। अक्सर ट्रेन में देखा गया कि ट्रेन में जब कोई अपने परिवार के साथ में तथा महिलाएं भी उनके साथ सफ़र कर रही हैं या कोई महिला अकेली सफ़र कर रही होती है, बाहरी लोग अर्थात जो लोकल यात्री होते हैं उन महिलाओं के बगल में भीड़ इकट्ठा करके सफ़र करने में कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता दिखाते हैं। इस तरह से वह हुड़दंगी किस्म के यात्री सारे के सारे उन फौजी परिवारों के चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। पहले तो तरह तरह की बातों से उन्हें खूब परेशान करते रहे। फिर उनके सीट पर सारे के सारे बैठकर सफ़र करने की इच्छा जताते रहे, जो कभी मुमकिन नहीं होता। उसे भी मुमकिन करने की चेष्टा में जुटे रहे।
पर अब जहाँ पर 2 जनों के खड़े होने की जगह नहीं होती, वहाँ पर 10-12 जने खड़े होकर हंसी मजाक करने लगे, साथ में अनाप शनाप बातें कहने लगे। मैं समझ गया कि वहाँ पर महिलाएं रहने के कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि यह लोग संभवतः कॉलेज के लड़के लोग होंगे। बड़ी देर तक उन परिवारों को परेशान करते रहने से उन सबके बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। उनकी महिलाएं भी उन हुड़दंगियों का विरोध करने लगी, परंतु उन लड़कों ने सारे के सारे उन्हें इतना परेशान करने लगे कि अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मैं बड़ी देर तक देखता रहा। स्वाति तथा तनिष्का के प्रति उनकी हरकतों को देखते हुए गुस्से से मेरा तो खून खौलने लगा। बाहर से आए उन लड़कों को कोई भी दूसरे यात्री कुछ कहने से डर रहे थे, ताकि वे हुड़दंगी लड़के ज़्यादा कुछ दुर्घटना करने की कोशिश ना करें। परंतु सब कुछ की एक सीमा होती है। ऐसे तो फौजी लोग बहुत अनुशासित होते हैं और सदा अपनी मर्यादा को पालन करने को तत्पर रहते हैं, परंतु जब परिस्थिति हद से पार कर गई तो उन फौजियों में से हरीश, जो बहुत परेशान होने के पश्चात अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी यूनिफॉर्म पर पहने कोमड़ से बेल्ट खोलकर उन्हें ललकारते हुए कहने लगा, अब अगर एक कदम भी तुम लोग आगे बढ़े तो देख लेना, आगे मुझे दोष मत देना। फौजी जवान हरीश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इतने में फौजी जवान हरीश के ललकारने के कारण हुड़दंग मचाने वाले लड़के लोग सारे के सारे भाग निकले। इतने में कोई स्टेशन आ गया। कुछ लोग तो उतर गए और कुछ रह गए, तो उनका हुड़दंग थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उनके साथ वाले बहुत से लोग ट्रेन से उतर गए और जो थोड़े बचे हैं वह लोग फौजी के रौद्र रूप को देखकर घबरा गए और शांत हो गए। अब तो वह लोग बिल्कुल चूहे बन गए। ऐसी हालत एक दिन की नहीं है, रोज की है, और केवल फौजियों के साथ नहीं, यह तो एक छोटा सा अंश है। सभी डिब्बों में ऐसी ही हालत होती है, जो केवल असहनीय ही नहीं, निंदनीय भी है। मैं भी उनमें से एक था जो सामने ही बैठकर देख रहा था। मुझे यहाँ पर इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि फौजियों के प्रति लोगों की ऐसी गलत मानसिकता क्यों रहती है, चाहे वह अकेला सफ़र करे या अपने परिवार के साथ, जबकि विशेषकर महिलाओं के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति तथा सम्मान की भावनाएं रहनी चाहिए। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह जो लड़के लोग कॉलेज में पढ़ने को जाते हैं, उन्हें वहाँ पर क्या वैसी ही शिक्षा मिलती है। उन्हें कभी शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि उनके ऐसे कृत्य से न केवल वे फौजी लोग तथा उनके परिवार परेशान हुए हैं, वरन उन हुड़दंगी लड़कों के प्रति यही भावनाएं जागती है कि उन्हें कॉलेज में क्या यही सब कुछ शिक्षाएं दी जाती है। ऐसी अवस्था में न केवल उनके चरित्र, उनके घर वाले, माता पिता तथा उन कॉलेज के शिक्षक मंडली तथा शिक्षा व्यवस्था सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। उन्हें इसका तो ख्याल रखना चाहिए था ना। क्या हम सभी को उन फौजी तथा उनके परिवार के प्रति सम्मान सूचक मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। आज के नौजवान जब कल को फौज में नौकरी करेंगे, आप भी अपने परिवार, अपने पत्नी, अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ सफ़र करेंगे और आपके साथ ऐसी स्थिति होगी, तो यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस विषय में सभी को विचार करना चाहिए। पूरी परिस्थितियों को देखकर अश्विनी की पत्नी तनिष्का डर गई है और कहने लगी, यह तो बहुत ही भयंकर अवस्था है। यह लोग फौजी लोगों से ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं को तथा फौजियों को जरा भी इज्जत नहीं देते। ऐसे में हरीश तथा उसकी पत्नी स्वाति कहने लगी, यह तो यहाँ का ट्रेडिशन है। हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं, हर बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप तो नए हो ना, जब भी हम नए नए सफ़र करते थे तो हमें बहुत ख़राब लगता था।
अब तो आदत सी पड़ गई है। हम लोग किससे कहें, कोई भी हमारी बात सुनने वाला नहीं है, ना रेलवे प्रशासन वाले, ना सरकार में बैठे कोई लोग। यह लोग उल्टा हमारी ही गलती निकालेंगे। असल में यह लोग यात्रियों को तो परेशान करते ही हैं, पर जहाँ पर महिलाओं को देखते हैं, विशेषकर तनिष्का को नए नए से देखा है ना, इस कारण यह लोग ज़्यादा परेशान करने लगे। ऐसे में तनिष्का मन ही मन सोचने लगी, यह कैसी दुनिया है हमारी, जो महिलाओं के प्रति उचित सम्मान तक नहीं कर सकते, वरन उन्हें परेशान करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।